Okay, this is your fourth lecture for web development. इसमें हम CSS प्रॉपर्टीज कल हमने स्टार्ट किया था, यानी कि जो आपका थर्ड लेक्चर था उसमें आपने CSS को स्टार्ट कर लिया था और उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने उसकी देखी भी थी। अब हम फर्दर CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिग इन करेंगे और देखेंगे कि CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और उनको आप किस किस तरह से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हियर वी हैव CSS मार्जिन है हमारे पास। ठीक है, मार्जिन में आपके पास क्या आ जाता है कि आप मार्जिन ऐड करते हैं किसी भी जैसे आप इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, आप अपने पेज के ऊपर मार्जिन लाइन लगाते हैं। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बीच में अब आपने लिखना है जो कुछ भी लिखते हैं आप। टूल्स में स्पेशली हम यही काम करते थे। तो सेम इज द कंसेप्ट फॉर CSS मार्जिन। आपने मार्जिन ऐड कर दिया तो आप उस अपने टेक्स्ट का या उस कंटेंट का, उसके लिए आपने डिफाइन बॉर्डर दे दिया है और उसके आपने स्पेस क्रिएट किया उस एलिमेंट के अराउंड। और वो जो आपका एलिमेंट है वो आपकी डिव हो सकती है, वो आपका पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो उस स्पेसिफाइड मार्जिन के अंदर ही रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। जिस तरह से मैंने पहले एग्जांपल दिए कॉपी या पेज के मार्जिन की, उसी तरह से ये मार्जिन ऐड करता है। इट क्रिएट सम स्पेस स्पेसिफाइड बॉर्डर के साथ, विड्थ के साथ, ये हाइट या विड्थ के साथ ये आपका बॉर्डर क्रिएट करता है और उसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो प्रिवेल करता है। The CSS margin properties are used to create space around elements outside of any defined border. बॉर्डर अगर आप डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने कल देखा था कि हम अपने एलिमेंट्स के लिए बॉर्डर भी डिफाइन करते हैं, तो जब आप बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आप मार्जिन इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर उस बॉर्डर के यानी कि जहाँ पे आपका बॉर्डर आ रहा है, 2px है, 3px है, 5px है, जो भी उसकी विड्थ है, उस विड्थ के बाद से जो है ना आपके मार्जिन की स्पेस को वो गिनना शुरू करेगा। फिर वो बॉर्डर, क्योंकि उस आपके स्पेसिफिक जो भी कोई एलिमेंट है उसके साथ वो बॉर्डर भी आ रहा है, इसलिए उस बॉर्डर को भी फिर वो अंदर काउंट करता है। अगर बॉर्डर नहीं है तो फिर वो सिर्फ उस एलिमेंट के हिसाब से आपकी स्पेस को काउंट करते हैं, मार्जिन बना देता है। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन। जैसे कल हमने बॉर्डर में देखा था कि आप बॉर्डर टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, आप तमाम उसके जो मार्जिन हैं, जो सॉरी बॉटम है, रेडियस है उसका, जो बॉर्डर है, हाँ बॉर्डर है टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम के लिए, उसको आप फुली जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं, फुली स्टाइल कर सकते हैं। उसका आप रेडियस हर एक साइड का अलग से चेंज कर सकते हैं, अलग से कलर असाइन कर सकते हैं। उसी तरह से मार्जिन में भी हम मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट और मार्जिन बॉर्डर बॉटम जो है ना, इसको हम असाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम अलग से जो है, आप बेशक इन सब की अलग अलग आप जो है वैल्यूज असाइन कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आप अपने मार्जिन को फुली कंट्रोल कर सकते हैं, टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही मार्जिन दें और वो पूरी एक भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप चारों साइड से उसको सेपरेट वैल्यूज दें तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। देन यू हैव CSS प्रॉपर्टीज। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मार्जिन के लिए, ये देखें मार्जिन टॉप है, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये चारों प्रॉपर्टीज हैं CSS मार्जिन के अंदर। अगर आप सिर्फ मार्जिन को वैल्यू देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, और इन चारों को अगर आप वैल्यू देना चाहें अलग अलग करके तो भी आप दे सकते हैं। तो ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज। इसमें आप मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम को अगर आप ऑटो वैल्यू देना चाहते हैं तो ऑटो का मतलब ये होता है कि आपके ब्राउजर के हिसाब से जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके उस एलिमेंट का वो मार्जिन कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, यानी ऑटो का मतलब ही ये है कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली आपके उस एलिमेंट को है जो भी मार्जिन उसका बनता है वो उसको असाइन कर देगा। लेंथ जो है, लेंथ में आप क्या करते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देते हैं। इट कुड बी 2, 5, 10, 100, कोई भी वैल्यू जो है वो आप असाइन कर सकते हैं, और उसको पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में, परसेंटेज में, टीएम्स में, वीएम में, आरईएम में, जो यूनिट होते हैं सीएसएस के अंदर, उन यूनिट्स को यूज करते हुए जो है ना आप लेंथ का मतलब ये कि आप एक नंबर असाइन कर सकते हैं अपने मार्जिन के लिए। देन यू हैव परसेंटेज। परसेंटेज आप परसेंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं अपने मार्जिन को, 50%, 10%, 20%, जितने परसेंट आप मार्जिन को देना चाहते हैं आप उसको परसेंटेज में बता सकते हैं। देन इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि आप मार्जिन असाइन कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, और जैसे कल हमने डिव्स की बात की थी, डिव जो है वो आपका एक आउटर एलिमेंट है, डिव के अंदर आपका पी एलिमेंट आता है। तो जो आपका डिव है उसकी कुछ स्पेसिफिक मार्जिन होगा, कुछ उसकी हाइट होगी, कुछ उसकी विड्थ होगी, तो उसके हिसाब से आप चाहते हैं कि आपका जो पी एलिमेंट है वो इनहेरिट करे अपने मार्जिन उससे, तो आप जो है उसके लिए सिंपल इनहेरिट की जो वैल्यू है वो दे देंगे। जैसे आप पहले मैंने बताया ऑटो दे सकते हैं, उस तरह से आप सिंपल इनहेरिट वैल्यू दे देंगे मार्जिन को।
और वो ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट के लिए मार्जिन जो है उसको इनहेरिट कर लेगा फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। और इसमें एक आप काम ये कर सकते हैं कि आप नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे अब लेंथ है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आप दें, या 2, 10, 5 ऐसी वैल्यूज दें तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यूज दें तो भी वो मसला नहीं होता, एरर नहीं देता, वो उसको नेगेटिव वैल्यूज को भी इम्प्लीमेंट करता है। देन यहाँ पे इसकी एग्जांपल है पी, ये पी टैग जैसे हमने बात की थी, सिंपल जो है ये आपका सिलेक्टर है, ये उसका डिक्लेरेशन बॉक्स है। मार्जिन टॉप के लिए आप देखते हैं 100 px अलग से असाइन किया, मार्जिन बॉटम के लिए 100 px है, मार्जिन राइट के लिए 150 px है, और मार्जिन लेफ्ट के लिए 80 px का मतलब यानी कि पिक्सल्स। अब ये 4 अलग अलग जो है ना उसे मार्जिन असाइन किए हैं। अगर अब इसको आगे हम शॉर्ट हैंड में डिस्कस करेंगे। सीएसएस में मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो हमने कल देखी थी। इसी तरह से पैडिंग में शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि जो आपका कोड हो रहा है, या जैसे हमने पीछे देखा है कि आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों को अलग अलग एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें या उनको आप वैल्यूज असाइन करें, आप एक ही लाइन में जो है ना चारों को वैल्यू दे सकते हैं। इसको आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं सीएसएस के अंदर। तो शॉर्ट एंड कोड इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज इन वन प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि आप एक ही मार्जिन के अंदर चारों वैल्यूज को जो है ना वो असाइन करवा दें। द मार्जिन प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज, यानी कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इन सब मार्जिन की जो वैल्यूज हैं या ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने आगे जो वैल्यू देनी है इनको आप सिंपल एक ही प्रॉपर्टी लिखे मार्जिन, और उसके आगे आप जो है इसको वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। तो अब ये इस तरह से काम करेगा कि देखिए यहाँ पे नीचे अब आप आ जाए तो देखिए मार्जिन आगे आपने अपने डाल दी कॉलम्स 25 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। अब ये जो है आपके इसमें से एक वैल्यू आपकी टॉप की है, ठीक है, ये 25 पिक्सल आपका टॉप मार्जिन है, ये 50 पिक्सल आपका राइट मार्जिन है, 75 पिक्सल जो है आपका बॉटम मार्जिन है, और 100 पिक्सल जो है आपका लेफ्ट मार्जिन है। इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो इसकी सीक्वेंस है, यानी कि अब ये जो 4 वैल्यूज हैं तो इसमें से तयशुदा है कि एक टॉप की होगी, एक लेफ्ट की होगी, एक राइट की होगी, एक बॉटम की होगी, ठीक है। लेकिन इसमें से जो है ना अब आपने ये देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू ऐसी है। अब मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट वैल्यू ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये टॉप मार्जिन के लिए ही आती है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बॉटम से जो मार्जिन हो वो 100 हो और आप फर्स्ट वैल्यू पे 100 पिक्सल लिखते हैं, तो फिर वो हमेशा टॉप पे इम्प्लीमेंट होगा। बॉटम के लिए आपने याद रखना है कि थर्ड वैल्यू अगर आप ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हुए थर्ड वैल्यू जो होगी हमेशा वो आपकी बॉटम प्रॉपर्टी होती है मार्जिन के लिए। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी ये जो ये है ना, इसको देखिए इतना सा जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये है आपका अभी आपको नजर आ रहा होगा, ये मार्जिन जो है 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 70 पिक्सल और 100 पिक्सल, ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन तमाम चारों प्रॉपर्टीज के लिए। यानी कि आपने अगर इनको वन लाइन में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसके पास 4 वैल्यूज होंगी तो इसका मतलब है कि ये इन्हीं 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट के मार्जिन चारों इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन यू हैव अ सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 3 वैल्यूज हों। अब यहाँ पे अगर आप देखें मार्जिन में आपके पास 25 पिक्सल है, 50 पिक्सल है, 75 पिक्सल है, ठीक है। इसके पास जो है ना अब यहाँ पे नहीं है कोई फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अब 3 जो मार्जिन में आपके पास प्रॉपर्टीज थी सिर्फ उनको डिफाइन करें, चौथी वाली को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा रहा। अब ये भी एक केस हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप इसमें जो है इसमें लेफ्ट नहीं प्रॉपर्टी असाइन हुई या मार्जिन लेफ्ट जो है वो असाइन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने मार्जिन असाइन किया होता है, क्योंकि आप देखें जो भी आप चीज लिख रहे हैं या जो भी आप डेटा इंसर्ट करवाते हैं, टैग्स यूज करते हैं अपने HTML के अंदर और वो आपका ब्राउजर आपको डिस्प्ले कराता है, तो तमाम चीजें लेफ्ट साइड पे अलाइन होती हैं, लेफ्ट साइड से ही वो स्टार्ट होगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे मार्जिन नहीं देना चाहते तो आप ये फिर 3 वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक टॉप के लिए होगी, एक राइट के लिए, और अच्छा इसमें राइट और लेफ्ट दोनों फिर इकट्ठे आ जाते हैं अगर आप 3 दे देते हैं। और अगर आप इसमें नहीं देना चाहते तो फिर आपको ये है कि आप इसमें 0 की वैल्यू दे देंगे, आप 0 ऑटो कर देंगे इसको। और उसके बाद है आपके बॉटम मार्जिन है जिसकी वैल्यू है आपके पास 75 पिक्सल, 3 वैल्यूज में ये आ जाता है। फिर उसके बाद है आपके पास 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज में अब आप देखें ये आगे है आपके पास 2 वैल्यूज हैं। इसमें से अगर आपने टॉप लेफ्ट टॉप और बॉटम को आप ये फर्स्ट वाली वैल्यू दे देंगे, ठीक है,
और उसके बाद जो आपके लेफ्ट टू राइट है उसको आप ये उस केस में होता है कि आपने सिमिलर वैल्यू असाइन करें, मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके लेफ्ट राइट से 50-50 पिक्सल्स हो और टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल्स हो, तो उसको आप बजाय 4 वैल्यूज में अगर अगर आप मतलब अलग अलग अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर आप 2 वैल्यूज देके उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं डिक्लेरेशन बॉक्स में। और उसके बाद है आपके पास मार्जिन प्रॉपर्टी, जिसमें एक वैल्यू होती है। एक वैल्यू जो होती है चारों साइड पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, यानी कि अगर आप सिर्फ मार्जिन लिख के और आगे एक वैल्यू दे रहे हैं, 25 पिक्सल्स दे दें या 100 पिक्सल्स दे दें, तो वो जो 25 या 100 पिक्सल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे और बॉटम पे, चारों साइड पे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर यू कैन सेट मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर्स। अगर आप उसकी जो मार्जिन है उसको ऑटो पे कर देते हैं, तो ऑटो से ये होता है कि ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्या करता है कि आपका जो भी कोई वो एलिमेंट है उसको वो सेंटर में प्लेस कर देता है, और उसके लेफ्ट और राइट से जो उसके साइज के हिसाब से स्पेस बचती है उसको वो मार्जिन में ऐड कर देता है, मार्जिन कंसिडर कर लेता है। तो अगर आपने अपने एलिमेंट को सेंटर में प्लेस करवाना हो, तो बजाय कि आप उसको लेफ्ट मार्जिन दें, राइट मार्जिन दें, आप उसको सिंपली ऑटो पे करें और वो आपका सेंटर में आ जाएगा। ये अच्छा, मार्जिन से आपके जो है ऑटो एक अच्छी अप्रोच किस में होती है, खास तौर पे जब आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है कि एक ऐसी वेबसाइट जो आपके, आप मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो वो कुछ और तरह से डिस्प्ले होती है, फोन पे करते हैं तो वो कुछ और तरह से डिस्प्ले होती है, और वो टेक्स्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, इमेजेस खुद को एडजस्ट कर, ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में फिर अगर आपने ऑटो किया होता है ना, तो वो जो भी स्क्रीन साइज होता है उसके हिसाब से अगर आप किसी एक एलिमेंट को सेंटर प्लेस करवाना चाहते हैं तो वो ऑटो में तो खुद को सेंटर प्लेस करवा लेगा। लेकिन अगर आप मार्जिन लेफ्ट दे दे के उसको आप एक चीज को सेंटर में लेकर आए, तो उससे क्या होगा कि जब स्क्रीन साइज कम हुआ है और अगर आपने मार्जिन लेफ्ट जो है वो 100 पिक्सल्स या 1000 पिक्सल्स दिया होता, अब मोबाइल स्क्रीन में इतनी विड्थ नहीं होती है ऑटोमेटिकली, जो मोबाइल स्क्रीन है वो तो बहुत थोड़ी होती है लैपटॉप की निस्बत। तो उसमें क्या होगा कि जब आप उसी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे रन करेंगे, 1000 पिक्सल जब उसको ब्राउजर शो करवाएगा, तो वो स्क्रॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको राइट साइड पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो जाके वो जो है आपका इमेज वहाँ पे आपको शो होगा, या वो उसकी अलाइनमेंट जो है वो शायद बिल्कुल खराब हो जाए। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से ऑटो जो है वो एक बहुत अच्छी वैल्यू होती है अगर आप मार्जिन को साइन कर दें। देन यू हैव CSS पैडिंग। ठीक है, CSS पैडिंग में क्या होता है कि पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। अच्छा, अब जो है किसी एलिमेंट कंटेंट के अराउंड अगर आपने कुछ स्पेस क्रिएट करनी है, तो इनसाइड जो डिफाइंड बॉर्डर है उसके अंदर अगर आपने ये काम करना है, इनसाइड एनी डिफाइंड बॉर्डर, तो उसके लिए फिर आप पैडिंग करते हैं। मार्जिन हमने देखे थे, वो मार्जिन जिस तरह से पेज वाली एग्जांपल है ना वो परफेक्ट है, उसको आप अपने जहन में रखें, मार्जिन का वही फंक्शनैलिटी है उसी तरह से। लेकिन जो पैडिंग वाली बात है ना, पैडिंग में क्या होता है कि आपने एक डिव के अंदर एक पी टैग आपने ऐड कर दिया, उस पी टैग को आप टॉप से, बॉटम से, या आप ये चाह रहे हैं कि वो आप उस डिव के बिल्कुल सेंटर में आपका वो पी टैग प्लेस हो, तो उसके लिए फिर आप उसको पैडिंग देते हैं। ठीक हो गया। और अब पैडिंग पे भी आपका फुल कंट्रोल होता है, इसमें भी जिस तरह से हमने मार्जिन में देखा था, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट राइट, बिल्कुल सेम उसी तरह से आप पैडिंग वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। और इसमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। अच्छा, पैडिंग में जो आप प्रॉपर्टीज देते हैं ना, उसको वैल्यूज जो आपने देनी होती हैं, वो सिंपल एक आपकी लेंथ होती है, कोई भी नंबर हो सकता है इन CSS यूनिट्स, फिर आप परसेंटेज में भी पैडिंग दे सकते हैं, और उसके बाद आप इनहेरिट जो है ना, इसमें ऑटो का फीचर नहीं होता, जो हमने मार्जिन में देखा था वैल्यू जो है ऑटो की नहीं होती, लेकिन इनहेरिट की वैल्यू जरूर होती है, और इट स्पेसिफाइज दैट द पैडिंग शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। यानी कि जो आपका पेरेंट एलिमेंट है वो आपकी कोई डिव हो सकती है, कोई अगर आपके आपका एक पी टैग है उसके अंदर एक दूसरा पी टैग है, तो आप ये चाह रहे हैं कि आपके दूसरे पी टैग की जो पैडिंग है वो पहले पी टैग जैसी हो, तो आप उसको डायरेक्ट इनहेरिट पे लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये है आपके पास एग्जांपल है पैडिंग की। पैडिंग टॉप है, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसमें आप उसी तरह से जिस तरह से आप देखिए मार्जिन और पैडिंग में सिर्फ फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है, कोड लिखने में और इसके जो आगे फिर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप पैडिंग शॉर्ट हैंड में आप देखिए, इफ द पैडिंग प्रॉपर्टी हैज 4 वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें जो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट वाली पैडिंग है उसको अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये 4 वैल्यूज जो आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 वैल्यूज में अलग अलग आपका टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है। अगेन इसमें सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप 4 वैल्यूज एक ही लाइन में देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू टॉप के लिए होती है, दूसरी वैल्यू राइट के लिए होती है, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए होती है।
और फिर लास्ट वैल्यू जो है वो आपकी लेफ्ट के लिए होती है। फिर अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं तो इसमें आपका राइट और लेफ्ट जो है वो एक ही वैल्यू में आ जाता है और आप अपने टॉप और बॉटम के लिए अलग से जो है मतलब अलग-अलग वैल्यूज़ देते हैं। उसके बाद फिर आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं तो आपका टॉप और बॉटम है और लेफ्ट और राइट है। ये दोनों एक-एक वैल्यू में जो है कवर हो जाते हैं। फिर आपके पास है एक वैल्यू, तो एक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो एक ही वैल्यू आपकी चारों साइड्स में इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये सेम चीज़ है जो हमने पीछे मार्जिन्स में देखी है। Then you have CSS height, width and max width. अच्छा, CSS height and width properties are used to set height and width of an element. ये कल हमने height और width implement करके देखी थी प्रैक्टिकली। अब उसमें क्या होता है कि आप अपनी कोई भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ div है आपका मिसाल के तौर पे div के अंदर जैसे आपने दूसरे कंटेंट प्लेस करने हैं तो उस div को आप कुछ हाइट अब कल हमने देखा था कि अगर आप उसकी हाइट और width जो है वो उसको नहीं देते तो वो अपने अंदर जो कंटेंट प्लेस हुए होते हैं उनके हिसाब से अपनी हाइट और विड्थ जो है वो उसको सेट करता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं मिसाल के तौर पे आप उसके अंदर एक इमेज डाल रहे हैं और वो इमेज जो है वो कुछ उस इमेज की हाइट 100 पिक्सेल्स है और आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से आपका आपकी जो डिव है वो सिर्फ 50 पिक्सेल्स की हाइट ले रही है, तो फिर आप उसको जाके प्रॉपर्टी देंगे हाइट की और उसमें आप उसको 100 पिक्सेल देंगे ताकि जो आपका इमेज है वो पूरा उसके अंदर डिस्प्ले हो जाए और वो अपने टेक्स्ट के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से अपना जो अपनी हाइट है उसको सेट ना करे। उसके लिए हम हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज यूज करें। देन यू हैव सीएसएस मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी, इससे आप मैक्सिमम विड्थ देते हैं, विड्थ असाइन करते हैं किसी एक एलिमेंट को। यानी कि आपका जो कोई एक एलिमेंट है उसको आप कितनी एक मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैक्स विड्थ आपकी आती है तब जब आप स्पेसिफिकली ज़ूम कर रहे होते हैं किसी एक ख़ास चीज़ को, तो वो आपका एक ख़ास एलिमेंट किस एक हद तक जो है ना आप उसको ज़ूम कर सकते हैं, वो कितनी विड्थ अटेन कर सकता है मैक्सिमम, वो आप वैल्यूज़ को मैक्स विड्थ के अंदर देते हैं। और मैक्स हाइट भी इसी तरह से आप असाइन कर सकते हैं और इसी तरह से आप मिनिमम हाइट और विड्थ भी असाइन कर सकते हैं कि यानी अगर आपकी कोई एक स्क्रीन है उसको आप स्मॉल करते जाएँ तो जो आपका एलिमेंट है वो एट मैक्स कितनी भी उसकी हाइट कम हो और मिनिमम उसकी जो हाइट है और विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए वो आप मिन हाइट और मिन विड्थ के अंदर असाइन करते हैं और मैक्सिमम उसकी कितनी हाइट हो कितनी विड्थ हो वो आप मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट के अंदर डिफाइन करते हैं। अच्छा, हाइट और विड्थ के अंदर आपके पैडिंग बॉर्डर्स और मार्जिन वगैरह इंक्लूड नहीं होते, ये स्पेसिफिकली आपके एलिमेंट को जो है उस एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डील कर रहा होता है। अब इसमें आप देखिए मिसाल के तौर पे कल जो हमने बात की थी डिव्स की, जिन डिव्स को हमने हाइट और विड्थ की थी, उन डिव्स को अगर हम अलग से अभी पैडिंग और बॉर्डर दें तो उसकी जो हाइट और विड्थ है वो उसको इफेक्ट नहीं करती और जो पैडिंग है या मार्जिन है वो उस हाइट और विड्थ को इफेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। उसके बाद हाइट और विड्थ वैल्यूज हैं, द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज में हैव फॉलोइंग वैल्यूज। अच्छा, हाइट और विड्थ के लिए जो आप प्रॉपर अच्छा एक बात याद रखें कि सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है जिससे आप उसको स्टाइल करते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को जो है आप वैल्यू असाइन करते हैं और उस वैल्यू से आप एडजस्ट करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी उसको असाइन करवाई है वो आप कितनी की इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे हाइट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हाइट फिर कितनी होनी चाहिए वो आप उसकी वैल्यू के थ्रू जो है ना डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑटो की वैल्यू है। ऑटो में वही है कि आपका ये डिफ़ॉल्ट होता है, ब्राउज़र खुद कैलकुलेट करता है आपकी हाइट और विड्थ जो एलिमेंट की होती है। देन आप लेंथ इसमें दे सकते हैं, कोई भी नंबर वैल्यू आप इसको असाइन करवा सकते हैं पिक्सेल्स में, सेंटीमीटर्स में या बाकी जो सीएसएस यूनिट्स होते हैं रिलेटेबल उनके साथ आप डिफाइन करा सकते हैं। देन परसेंट में भी, परसेंट में आप हाइट डिफाइन कर सकते हैं 90%, 80%, 70% या हाइट और विड्थ दोनों आप परसेंट में डिफाइन कर। फिर आपके पास इनिशियल है। इनिशियल का मतलब ये है कि आपने उसकी जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अगर आपने हाइट और विड्थ की वैल्यू उस पे सेट करवानी है तो उसके लिए आप सिंपली इनिशियल लिख देंगे। उसके बाद इनहेरिट है। इनहेरिट के लिए आप क्या करते हैं कि आपकी जो हाइट और विड्थ है उसको अगर आप चाह रहे हैं कि वो पेरेंट वैल्यू से इनहेरिट करे अपनी हाइट या अपनी विड्थ, तो उसके लिए आप जो है ना इनहेरिट की वैल्यू उसको दे देते हैं। Then you have max width or height. So max width and height property is used to set maximum width of an element. The max width or height can be specified in length values. इसको आप लेंथ वैल्यूज में असाइन कर सकते हैं यूजिंग द यूनिट्स या परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं और आप इसको नन भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि उस एलिमेंट की कोई भी मैक्सिमम हाइट या विड्थ नहीं है तो आप उसको जितना मर्जी चाहे स्क्रीन साइज इंक्रीज होता जाए तो वो उसके साथ जो है स्केल हो जाए।
ठीक है। उसके बाद है आपके पास CSS टेक्स्ट। CSS टेक्स्ट में आपके पास टेक्स्ट कलर आ जाते हैं। कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर इज स्पेसिफाइड बाय, अच्छा, अ कलर नेम, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। जो आपका कलर नेम होता है उसके साथ आप टेक्स्ट का जो कलर होता है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रेड है, पिंक, ब्लू, पर्पल, ये सारे कलर के नेम्स हैं। तो नेम्स के साथ आप टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकते हैं। हेक्सा वैल्यूज के साथ कर सकते हैं। ये उस हेक्सा वैल्यू आप किस तरह से लिखते हैं, हैश का पहले आप साइन लिखते हैं और उसके बाद आपके 5 से 6 डिजिट्स होते हैं जिसमें आपने जो है ना अपना हेक्सा कोड लिखना होता है। उसके बाद आपका RGB वैल्यू होती है, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू होती है। इसमें आपके पास फिर बाहर आप RGB लिखते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर पहले आप रेड की वैल्यू लिखते हैं, फिर ग्रीन की लिखते हैं, फिर ब्लू की लिखते हैं। यानी कि ये तीनों वैल्यूज कंबाइन होके कौन सा एक कलर आपके पास बना रही है वो आप RGB वैल्यू। लेकिन कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो आप कलर का नेम ही लिखते हैं। और अगर आपको कोई कलर पसंद आए, आप कहीं यूट्यूब पे या कहीं और कोई कलर देख रहे हैं और आपको कलर पसंद है, फिर आप उसका कलर कोड कॉपी करके तो वो आप हेक्सा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। फिर है आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपने अपने टेक्स्ट को जो है ना किस तरह से अलाइन करवाना है। उसको आप अलाइन करा सकते हैं, सेंटर्ड करा सकते हैं, जस्टिफाइड करा सकते हैं। अलाइनमेंट का कंसेप्ट वही होता है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हो या पावर पॉइंट है, इसमें आप जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उसको आपने अलाइन करवाना होता है। यानी कि आपने सेंटर में प्लेस करवाना है, फुली अलाइन करवाना है आपने, या वो जस्टिफाइड हो, उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो, वाइट स्पेसेस खत्म हो जाए, उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देन यू हैव टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट में क्या होता है कि जो आपकी पैराग्राफ मिसाल के तौर पे आपने लिखा है और उसकी जो एक लास्ट लाइन है उसको आप किस तरह से अलाइन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो है ना अपर केस और लोअर केस लेटर्स में ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज भी करवा सकते हैं। तो अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, ये 3 वैल्यूज होती है जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो है असाइन करते हैं। देन यू हैव टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर जो है आप डिक्लेयर कराते हैं कि आपको टेक्स्ट को किस तरह से डेकोरेट करना है। इसमें आप इसकी जो अक्सर आपने देखा होगा, खासतौर पे जैसे हमने ए टैग के अंदर देखा था कि आपके ए टैग के अंदर जो आप वैल्यू देते हैं वो वैल्यू या वो जो भी टेक्स्ट होता है वो ब्लू अपीयर होता है और उसके नीचे लाइन शो होती है, जिसके ऊपर क्लिक करके तो आप एक और लिंक पे जाते हैं या कोई कोई भी दूसरा जो लिंक होता है, वो एंकर टैग जो हमने देखा था। तो उस एंकर टैग के नीचे जो लाइन शो हो रही है, आप चाहते हैं कि वो लाइन शो ना हो, तो उसके लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को नन वैल्यू दे देंगे। तो वो उससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आप उसकी लाइन को कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो है ना डेकोरेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन यूज करेंगे, यानी कि वो अंडरलाइन हो, ओवरलाइन हो, किस तरह से हो। फिर आप टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल जो है बताएंगे, जैसे हमने कल बॉर्डर स्टाइल देखा था, सॉलिड, डॉटेड, डैश, उसी तरह से आप डेकोरेशन स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट डेकोरेशन की जो थिकनेस है यानी जो विड्थ है उसके लाइन की, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास CSS फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। चूजिंग द राइट फॉन्ट हैज ह्यूज इम्पोर्टेंस ऑन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ द रीडर्स एक्सपीरियंस अ वेबसाइट। अब आपने एक वेबसाइट के लिए करेक्ट फॉन्ट चूज करना है और ये एक बड़ा काम होता है कि क्योंकि आपका जो फॉन्ट होता है आफ्टर योर विजुअल्स, यानी जो आपने इमेजेस वगैरह ऐड किए हैं वो उसके बाद आपका जो फॉन्ट है, या अगर मैं यूं कहूँ कि फॉन्ट इमेजेस से भी पहले आपका जो फॉन्ट है वो यूजर को नजर आता है। क्योंकि कई दफा इमेजेस क्या होते हैं वो लोड नहीं भी होते फॉरन वेब पेज ओपन होने के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम शायद वो इमेज बड़ा हो या वो डेटाबेस से फैच हो रहा है तो वो फिर शायद आधा सेकंड भी ले ले या कुछ आधा मिनट ले जाए वो लोड होने में। लेकिन टेक्स्ट आपका जो होता है वो सबसे पहले यूजर को नजर आता है। तो अगर आपका फॉन्ट चॉइस अच्छी नहीं है, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपकी एक किड्स वेबसाइट है, आपने बच्चों के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन किया और उसका फॉन्ट जो है वो आपने बहुत ही दफ्तरी किस्म का रखा हुआ है, बहुत ही अब जैसे आप कह रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, तो बच्चों की वेबसाइट पर टाइम्स न्यू रोमन मेरा ख्याल है अगर ना हो तो उसके निस्बत आप कोई फैंटेसी फॉन्ट यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फॉन्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉन्ट अब यूज किस तरह से होता है, CSS में आपके पास बेसिकली 5 जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, जिसमें आपके पास सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, इनके स्मॉल स्ट्रोक्स होते हैं एट देयर एजेस। फिर आपके पास सैन सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, इसमें कोई स्ट्रोक्स नहीं होते। देन यू हैव मोनोस्पेस। मोनोस्पेस जो होता है इट हैज लेटर्स विद सेम फिक्स्ड विड्थ, यानी कि इसमें आपके ये तकरीबन मैकेनिकल लुक आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी किसी टाइपराइटर से टाइप हुआ कोई डॉक्यूमेंट देखा हो
तो उसका जो फॉन्ट होता है उसका मोनोस्पेस फॉन्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। आप कर्सिव फॉन्ट्स के अंदर आप तकरीबन जो हैंड राइटिंग वाली फील आती है ना, वो आप कर्सिव फॉन्ट्स के थ्रू दे सकते हैं। फिर फैंटेसी फॉन्ट्स जो होता है आपके, ये डेकोरेटिव प्लेफुल फॉन्ट्स होते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी कुछ फॉन्ट फैमिलीज। अच्छा सेरिफ फॉन्ट फैमिली है और ये उसके कुछ फॉन्ट नेम्स हैं। तो अब सेरिफ में आप देखेंगे टाइम्स न्यू रोमन है, ये टाइम्स के साथ आप देखें ये दोनों साइड्स पे जो आपको इसके नजर आ रहे हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि ये वो इसके एजेस हैं जो सेरिफ के अंदर होते हैं। लेकिन सैन सेरिफ में आपको कोई एज तो नजर नहीं आ रहा। फिर आप मोनोस्पेस देख लें, ये आपको फिक्स विड्थ होती है हर लेटर के बीच में। देन यू हैव कर्सिव फॉन्ट्स, इसमें ये बेसिकली कर्सिव फॉन्ट एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर जो फॉन्ट्स आते हैं उनके नाम ये हैं। ठीक हो गया। और ये खैर मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे। आप चाहें तो इनको कोई और भी इनके जगह यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब बेसिकली यही हो, लेकिन इनके अंदर कोई और नाम अगर आप फॉन्ट का यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है। Then you have CSS font. In CSS, we use the font family property to specify the font of a text. The font name is more than word. अगर अच्छा आपका जो font name है वो एक लफ्ज से ज़्यादा हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन 3 वर्ड्स हैं, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। सिर्फ अगर जैसे आपका कोई एक नाम है, मिसाल के तौर पे कोई एक फॉन्ट नेम हो आपका, लेट से मोनाको आपका एक फॉन्ट नेम है, उसको आप सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम्स न्यू रोमन लिख रहे हैं फॉन्ट फैमिली, जैसे यहाँ पे आप देखें फॉन्ट फैमिली, आपने ये 3 अगर वर्ड्स लिखे हैं फॉन्ट नेम में, तो फिर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। और अच्छा यहाँ पे अब हमने एक चीज लिखी है कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही फॉन्ट दें, आप उस फॉन्ट फैमिली से जो एक फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं उसका कोई रिलेटेड दूसरा भी फॉन्ट दे दें, ताकि मिसाल के तौर पे इसमें क्या होता है कि अगर आपका वो वेब पेज अगर किसी ऐसे ब्राउजर पे ओपन हो, आप मिसाल के तौर पे आप इस वेब पेज को गूगल क्रोम पे ओपन करें, गूगल क्रोम टाइम्स न्यू रोमन को सपोर्ट नहीं करता, फिर आपका टेक्स्ट सारा खराब हो जाएगा। तो आप फिर उस मसले से बचने के लिए उस टाइम्स न्यू रोमन या सेरिफ फैमिली या कोई और रेलेवेंट फॉन्ट जो है उसका नाम भी यहाँ पे लिखते हैं, ताकि कोई अगर आप कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं तो वो इसमें रिजॉल्व हो जाए। ओके, देन वी हैव सीएसएस फॉन्ट्स में फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल इटैलिक है या ऑब्लिक वाला जो स्टाइल होता है, यानी आप जिसमें बोल्ड